आज के मुख्य समाचार। शिमला में आंगनबाड़ी केंद्रों का जोरदार प्रदर्शन। फास्टैग आधारित प्रवेश शुल्क पर सरकार घिरी। केंद्रीय बजट से बागवानों को बड़ा झटका। शिमला सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चुनाव। सेब बागवानों के हितों पर राजनीति बंद करे संदीपनी भारद्वाज। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री सुक्खू। छोटा शिमला मंदिर चोरी मामले में त्वरित कार्यवाही। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक करण नंदा ने प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जा रहे नए प्रवेश शुल्क एवं फास्टैग आधारित वसूली तंत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और आम जनता पर सीधा आर्थिक प्रहार करार दिया। करण नंदा ने कहा कि दूसरे राज्यों के निजी वाहनों के प्रवेश शुल्क को 70 से बढ़ाकर 130 करना तथा छोटे माल वाहक वाहनों पर 170 तक का शुल्क लगाना इस बात का संकेत है कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के अपने मालवाहक वाहनों को भी अब शुल्क के दायरे में लाया जाना स्थानीय व्यापार और परिवहन क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बड़े मालवाहक वाहनों, निर्माण मशीनरी, मिनी बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर शुल्क में भारी वृद्धि से वस्तुओं की लागत बढ़ेगी, जिसका असर सीधा महंगाई के रूप में आम नागरिकों को झेलना पड़ेगा। भाजपा नेता ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसे सीमित विकास कार्य दिखाकर जनता से भारी वसूली की जा रही है। पर्यटन आधारित राज्यों में प्रवेश शुल्क बढ़ाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम है, जो प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है। करण नंदा ने कहा कि 55 टोल बैरियरों से 185 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय करना दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य सुविधा प्रदान करना नहीं बल्कि अधिकतम वसूली करना है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे समक्ष आया है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने फास्ट टैग व्यवस्था के आड़ में शुल्क बढ़ोतरी कर दी है, जिससे जो है जनता, पर्यटन और हिमाचल में परिवहन जो प्रभावित होगा। निश्चित रूप से हम सीधा संदेश देना चाहते हैं कि ये जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, ये केवल मात्र जो है सुविधा के नाम पे वसूली की नीति है। जो हिमाचल प्रदेश में 55 बैरियर है, वहां पे रातों रात टोल टैक्स बढ़ा दिया गया और कई गुना, 2 गुना से अधिक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। हम भी बताना चाहेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से ये नई व्यवस्था जो है लागू होगी। निजी वाहन जो कि 70 रुपए शुल्क देके अंदर आया करते थे हिमाचल प्रदेश में, अब 130 से 170 रुपए दिया करेंगे। जो भारे मालवाहक वाहन है, आप देखेंगे कि उनका जो शुल्क है वो 720 से 900 रुपए कर दिया गया, 570 से 800 रुपए कर दिया गया। क्या है, महंगाई नहीं बढ़ाएंगे हिमाचल प्रदेश की? आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से जो है ये प्रदेश में जो मालवाहक है, ये शुल्क वसूली की जा रही है। और पहले छूट थी, जनता के ऊपर प्रभाव की बात करते हैं। माल ढुलाई महंगी होगी और इसमें बाजार में कीमतें बढ़ेगी। उसके उपरांत आप देखेंगे कि परिवहन लागत जो है बढ़ाने से उसमें रोजमर्रा की व्यवस्था महंगी होगी। स्थानीय व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आम आदमी की जेब पर सीधा प्रहार होगा। ये इस सरकार को समझना चाहिए कि आप जो है हिमाचल प्रदेश को सुविधा नहीं दे रहे हैं, केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के ऊपर आप कटोराघात कर रहे हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है पर्यटन आधारित राज्य है। प्रवेश शुल्क बढ़ने से पर्यटकों के ऊपर जो है वो आर्थिक जो है वो बाधा आएगी, बोझ पड़ेगा। पर सुविधाएं नहीं दे रहे आप पर्यटन को। निजी वाहनों पर 2 गुना शुल्क जो है वो पर्यटक के आवागमन घटा सकता है, ये विश्व स्तरीय जांच कहती है। आप देखेंगे पर्यटन घटेगा तो होटल, टैक्सी, दुकानदार, गाड़ी सभी प्रभावित होंगे।
ये आपको समझना चाहिए। अब आपको भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है एक एक चीज समझाने नहीं आ सकती है। आपको हम बताते हैं कि सरकार का दावा है कि सुविधा मिलेगी, पर सुविधा जीरो है। वास्तविकता यह है कि राजस्व लक्ष्य जो है इनका, जो इनका रेवेन्यू है, वो 185 करोड़ रुपए बढ़ाना चाहती है। सवाल ये उठता है कि सुविधा प्राथमिकता या राजस्व वसूली ये सरकार करना चाहती है। पहले स्थानीय वाहन को छूट थी, अब क्यों हटाई गई, ये भी देखना चाहिए इनको। और हम तो सीधा कहते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि जनता से वसूली सरकार की तिजोरी भरने के लिए है क्या? विकास के नाम पर टैक्स की बरसात है क्या? यह सरकार राहत नहीं केवल वसूली जानती है क्या? ऊपर से स्मार्ट जो सिस्टम आप ला रहे हैं उसके अंदर क्या ये स्मार्ट लूट है क्या? इस प्रकार के अनेक जो है हम आरोप और प्रति आरोप लगा सकते हैं, पर इसके ऊपर हम मांग करते हैं कि आपको एक बार पुनः विचार करना चाहिए और हिमाचल जो कि एक पर्यटक नगरी है उसको एक बार फिर जो है आपको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक कार्यालय शिमला के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधी C2 प्रोजेक्ट कमेटी शिमला के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में वर्कर्स और हेल्पर्स ने भाग लेते हुए विभाग की उदासीनता के खिलाफ रोष जताया और निर्देशक को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों से लगातार अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है, जबकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महीनों तक वेतन लंबित रखने से कर्मियों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा खराब और पुराने मोबाइल फोन, लंबित रिचार्ज भुगतान, स्टेशनरी और किचन सामग्री की कमी, कम ढुलाई दर तथा प्रोत्साहन राशि में देरी जैसी समस्याओं से कर्मियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यूनियन ने आंगनबाड़ी कर्मी हर्षा की ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु पर 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि विभाग द्वारा शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो यूनियन आंदोलन को और तेज करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। देखिए, आज आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन संबंधित CITU शिमला प्रोजेक्ट की ओर से ये प्रदर्शन हमने किया था निदेशक कार्यालय के बाहर, और इसमें जो मुख्य विषय थे वो ये थे कि कर्मचारियों की जो आंगनवाड़ी में लगातार प्रताड़ना है, शोषण है, उसके खिलाफ ये आक्रोश था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कई महीनों तक आंगनवाड़ी कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है, कभी सेंटर का शेयर नहीं मिलता है, कभी स्टेट का शेयर नहीं मिलता है। हमारे देश के अंदर वेतन भुगतान अधिनियम है जिसके अनुसार 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नहीं मिलता है। हमने ये भी विषय उठाया कि जिस तरीके से मंडी में अभी पिछले दिनों जो ड्यूटी के दौरान पल्स पोलियो अभियान के दौरान मंडी के टारना में हर्षा जी की मौत हुई थी, उसके बाद विभाग की ओर से कोई भी आर्थिक मदद नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी कर्मियों के संदर्भ में, ग्रेच्युटी के संदर्भ में एक निर्णय सुनाया है कि आंगनवाड़ी कर्मी ग्रेच्युटी के हकदार हैं। जो 1972 का ग्रेच्युटी का कानून है वो ये कहता है कि ग्रेच्युटी उसी पे लागू होगी जो वर्कमैन होगा, जो मजदूर होगा या कर्मचारी की श्रेणी में आएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी को कर्मचारी मान लिया तो ग्रेच्युटी हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों लागू नहीं होती है आज तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद, ये एक अलग विषय है, वो भी लागू होनी चाहिए थी। लेकिन 1923 का जो कानून है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के ग्रेच्युटी के निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के दायरे में भी आंगनवाड़ी कर्मी आएंगे। तो हमने मांग की कि सरकार से इस विषय को उठाया जाए और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को लागू कर दिया जाए। अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो चाहे हर्षा थी या उससे पहले कुल्लू में या चंबा में जो भी ड्यूटी के दौरान मौत हुई आंगनवाड़ी बहनों की, उनको जो है इसके ज़रिए लाखों रुपए की मदद मिल सकती है। जब वर्कमैन का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो उसका मायने ये भी है कि ESI का जो कानून है, मेडिकल का कानून, वो भी इन कर्मचारियों पर लागू होता है। तो हमने ये मांग की निदेशक महोदय से कि ESI के कानून को के अंतर्गत इन कर्मियों को लाने के लिए
जो है पूरी प्रक्रिया शुरू की जाए, जो कि इनका कानूनी हक अब बन जाता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। हमने ये भी विषय उठाया कि ईपीएफ के कानून के दायरे में भी, क्योंकि ये कर्मचारी अब आ जाएंगे जब वर्कमैन का इनको दर्जा मिलता है, तो ईपीएफ के संदर्भ में भी कार्रवाई शुरू की जाए। ये सारे विषय हमने उठाए। और क्योंकि आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा दी जाती है वो अकेले आंगनवाड़ी कर्मी को दी जाती है, उसके परिवार के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो ईएसआई कवरेज मिलने से परिवार उसकी कवरेज में आएगा। ईपीएफ का लागू होने से पेंशन के वो हकदार बनेंगे, ईपीएफ की राशि के जरिए उनको मदद हो सकती है। इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं आंगनवाड़ी के अंदर, समस्याएं क्या है कि जो कूड़ा उठाया जाता है उसका जो चार्जेस लिए जाते हैं, एक तो वो कमर्शियल रेट पर लिए जाते हैं, बिजली की चार्जेस कमर्शियल रेट पे लिए जाते हैं। आंगनवाड़ी में कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी होती है? आंगनवाड़ी तो सामाजिक सुरक्षा का एक तरह से स्कीम है देश के अंदर, जो है महिलाओं को, किशोरियों को और बच्चों को मदद देती है। तो ये कमर्शियल रेट हटाकर जो है घरेलू दरों में उसको लाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी विषय ये उठता है कि मान लो वो घरेलू दरों में भी आ जाएंगे, तब जो चार्जेस लिए जाते हैं इनसे, तो उसका समय पर भुगतान होना चाहिए। इनको अपनी जेब से वो पैसे देने पड़ते हैं। रोज जो सब्जियां खरीद रहे हैं अपनी जेब से ये भुगतान करेंगे, कई महीनों तक भुगतान नहीं उसका होता है। जो आज कुलिएज है, जो सामान लाया जाता है, उसका बहुत सारा जो खर्चा आता है उसके एवज में बहुत कम इनको दिया जाता है, और वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। जो इनसे काम करवाया जाता है पोषण ट्रैकर ऐप का, वो मोबाइल जो हैं इनके ख़राब हो चुके हैं। वो अब सरकार ने इस तरीके से जब्त भी कर लिए, मतलब उनके पास चले गए या वो ख़राब है उनके पास पड़े हुए कर्मियों के पास, तो नए मोबाइल मिले नहीं हैं, अपने मोबाइल से काम करेंगे। हमने मांग की कि क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन हो जाता है मोबाइल में काम करते हुए, तो इसलिए इनको टैब दिए जाने चाहिए ताकि बड़ी स्क्रीन इनको मिले, अच्छे से ये काम कर पाएँ। और जो उसका रिचार्ज है, वो रिचार्ज जो है 2000 से ज़्यादा पूरे साल का नहीं देते हैं। आज 350 से नीचे रिचार्ज की सुविधा महीने की नहीं मिलती है कहीं भी, तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो उनको रिचार्ज का मिलना चाहिए साल का। अगर सरकार वो नहीं देती तो अपने आप रिचार्ज करवा के दे। और जो स्टेशनरी का सामान है, जो हाउस कीपिंग का सामान है, और दूसरे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हमने क्रमबद्ध तरीके से एक करके उठाया है। हमारी उम्मीद है कि जो निदेशक महोदय ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों का समाधान होगा, हम मानकर चलते हैं कि इन मुद्दों का समाधान होगा। जो इनके शिकायत निवारण कमेटियाँ जो इनकी हैं, जहाँ शिकायतों का निपटारा होता है, उसके ज़रिए उस शिकायतों का निपटारा भी होगा और इनको न्याय भी मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर से आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने पूरे प्रदेश के अंदर राज्य कमेटी ने आह्वान किया है कि 8 जून को हज़ारों हजार महिलाएं, आज तक इतनी बड़ी विशाल रैली कभी नहीं हुई होगी जो देखने को मिलेगी आंगनवाड़ी की, तो जो है 8 जून को सचिवालय का बहुत बड़ा घेराव हम करेंगे। और उस दिन जो हम सरकार को ये बताएंगे कि अगर हमारी मांगों की आप पूर्ति नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से आंगनवाड़ी कर्मी आंदोलन करेंगे और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। केंद्रीय बजट के बाद जिले के बागवानों में भारी निराशा देखने को मिल रही है। बागवानों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क बढ़ाकर हिमाचली सेब उत्पादकों को राहत देगी, लेकिन बजट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। चंबा जिले सहित पूरे हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। बागवानों का कहना है कि विदेशी सेब लगातार भारतीय बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और यदि आयात शुल्क नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले समय में हिमाचली सेब को उचित दाम मिलना मुश्किल हो जाएगा। बागवानों ने बताया कि सरकार ने हाल ही में यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के सेब के आयात पर शुल्क में कमी की है। इसका सीधा असर यह होगा कि विदेशी सेब अब पहले की तुलना में सस्ती दरों पर भारतीय बाजार में उपलब्ध होगा। इससे स्थानीय सेब उत्पादकों को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। बागवानों का कहना है कि विदेशी सेब की कीमत कम होने से ग्राहक उसी की ओर आकर्षित होंगे और हिमाचली सेब की बिक्री प्रभावित होगी। बागवानों का कहना है कि जिले की आर्थिकी में सेब उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है। हजारों परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर है। यदि बाजार में विदेशी सेब सस्ते दाम पर बिकेगा तो हिमाचली सेब के दाम गिर जाएंगे। बागवानों ने आशंका जताई कि इस बार उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। बागवानों ने बताया कि बजट से पहले उनकी प्रमुख मांग यही थी कि सरकार विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाकर घरेलू उत्पादकों को संरक्षण दे, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है। बागवान सुरेश कुमार, हंसराज, जीतराम और होशियार सिंह ने कहा कि यदि विदेशी सेब का आयात शुल्क बढ़ाया जाता तो हिमाचली सेब को बाजार में उचित दाम मिल सकते थे। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन की लागत हर साल बढ़ रही है,
खाद, दवाइयों, पैकिंग सामग्री और परिवहन खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में अगर बाजार में सेब का मूल्य गिरा तो बागवानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। बागवानों का आरोप है कि सरकार ने अपने बजट में सेब उत्पादकों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया है। न तो आयात शुल्क बढ़ाया गया और न ही बागवानी क्षेत्र को कोई नई सब्सिडी या सहायता योजना दी गई है। इस कारण पूरे प्रदेश के बागवानों में इस बजट को लेकर गहरी निराशा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सेब उत्पादन की बड़ी भूमिका है। यदि बागवानों को उचित दाम नहीं मिला तो इसका सीधा असर न केवल किसानों पर बल्कि प्रदेश की समग्र आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। बागवानों ने सरकार से मांग की है कि आने वाले समय में विदेशों से सेब के आयात पर शुल्क बढ़ाने के साथ साथ हिमाचली सेब को संरक्षण देने के लिए ठोस नीति बनाई जाए ताकि स्थानीय उत्पादों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। शिमला सचिवालय में हिमाचल प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के विभिन्न पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में संघ के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संदीप सिंह मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकताओं तथा भविष्य की कार्य योजना को उनके द्वारा साझा किया गया। संदीप सिंह ने कहा कि यदि उन्हें कर्मचारियों का समर्थन और विश्वास मिला तो वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति, वेतन व संगतियों का समाधान, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी प्रशासन उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संघ की मजबूती कर्मचारियों की एकजुटता से निहित है। उनका उद्देश्य संघ को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और संघर्षशील बनाना है ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके। संदीप सिंह ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले और ऐसे नेतृत्व का चयन करें जो उनकी आवाज को मजबूती से सरकार और प्रशासन के समक्ष रखे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद वे सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चलेंगे। नमस्कार, मैं साहिल वर्मा। हमारे आज सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के हमारे चुनाव चल रहे हैं और जिस चुनाव में हमारे कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी हमारी प्रपोज्ड उसमें कैंडिडेट्स आए हैं। सारी कार्यकारिणी में हमारे 3 पद हैं जिसमें प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान और हमारा जो संयुक्त सचिव है। इन 3 पद के ऊपर हमारे चुनाव जो है आज हो रहे हैं, जिसमें कि हमारे प्रधान पद के लिए एक उम्मीदवार मैं हूँ, साहिल वर्मा, और मेरे साथ मेरे विरुद्ध पे श्री संदीप सिंह जी है और वरिष्ठ उप प्रधान पर हमारे श्री सुभाष शर्मा जी है और श्री संजय जी है। इसके साथ हमारे जो तीसरे उम्मीदवार हैं हमारे संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसमें हमारे जसविंदर सिंह जी है और हमारे सायरा बानो जी है। लगभग हमारे जो सचिवालय के साथ जो हमारे सम्मिलित जो हमारे विभाग है, जिसमें कि गवर्नर सेक्रेटरी, प्लानिंग, लोकायुक्त, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट ऑफिस, प्रोटोकॉल, ऐसे हमारे जो साथ लगते जो हमारे विभाग है उनका भी बढ़ चढ़कर सहयोग आ रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो भी प्रत्याशी हमारा चुनकर आता है वो हमारे सचिवालय के लिए, हमारे विभागों के लिए एक बुलंद आवाज़ लेके आगे बढ़े। जीत किसी की भी हो, वो हमारा ही भाई होगा, ये तो तय है। हार और जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू है, पर फिर भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं लोगों से, आप मीडिया के माध्यम से जो हमारे अभी साथी जी जिन्होंने वोट डालने हैं, हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि हर एक उम्मीदवार के लिए आप ज़रूर वोट करें और एक अच्छे नेतृत्व की और आप अपने संघ को आप मजबूत बनाएं। बाकी हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो हमारे
चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है, सचिवालय के साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए वैसे तो सरकार हमारे लिए एक संवेदनशील जो निर्णय लेती आई है, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और आगे उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथ एक अच्छे तरीके से और हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो काम करती आई है सरकार अभी भी और भविष्य में भी करेगी। सर, ये जो हमारी कार्यकारिणी का जो समय अवधि होती है, ये हमारी 2 वर्ष की समय अवधि के लिए होता है। उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं और आपने ये बताया, जो प्राथमिकताएं बताई आपने, प्राथमिकताएं हमारी जो सचिवालय की मैं कहूँ विशेषकर हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कतें चल रही है, हमारी वैकेंसी को लेकर चल रही है। वैकेंसी के साथ साथ जो आउटसोर्स जो आज की डेट में चीज़ें होती जा रही है, हम उससे काफ़ी चिंतित हैं। कुछ हमारे सफाईकर्ता के पद जो है, जो नियमित पद हुआ करते थे, वो अब आउटसोर्स की तरफ चले गए हैं। हमें उस चीज़ में थोड़ा सा सरकार से उम्मीद भी है और हम भरपूर यकीन भी रखते हैं सरकार के ऊपर कि वो थोड़े समय के इन्होंने भरे थे, तो अब वो दोबारा से उन्हें आपका दैनिक वेतन आधार पर दोबारा से उनमें नियुक्ति कराएंगे। इसके साथ जो हमारी, मैं बताऊं कि हमारी चतुर्थ श्रेणी के जो हमारे पद है, उसमें केवल पूरे कार्यकाल में एक प्रमोशन मिलती है, जो कि सेवादार से जमादार, दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर, गेस्ट ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट जैसे पदों पर जो पदोन्नति होती है, उनके ऊपर इंक्रीमेंट्स का जो प्रावधान है वो बंद कर दिया है। ये पहले मिलती आई थी, पर जो हमारा जो पे कमीशन जब से लागू हुआ, उस दिन के बाद से जितनी भी पदोन्नतियाँ हो रही है, उन पदोन्नतियों के ऊपर कोई भी इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही। मेरा आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है और हमारे सचिव महोदय से भी अनुरोध है कि कृपया आप इसके ऊपर संज्ञान लें। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आरडीजी को लेकर चर्चा की। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरडीजी उन राज्यों के लिए है जिनकी आय और व्यय में बड़ा अंतर होता है और हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष परिस्थितियों वाले राज्य के लिए यह अधिकार स्वरूप है। सुक्खू ने कहा कि आरडीजी प्रदेश का अधिकार है और इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को सबसे अधिक आरडीजी मिला, लेकिन उस राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कुछ समय अनुदान का सही प्रबंध किया जाता तो प्रदेश के कर्ज का बोझ कम किया जा सकता था। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध को उचित बताते हुए कहा कि अपनी बात रखना सभी का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है। उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हालिया गिरफ्तारियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और शांतिपूर्ण विरोध को सम्मान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्र के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा और राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संविधान के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हमें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में इसको द्वारा लाने में बहुत मुश्किल होगी। ये बात हमने उनके पास रखी है और निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर से हमने मुलाकात करनी थी, लेकिन वो सोमवार को बेंगलोर गए हुए थे, तो उनसे बात नहीं हो सकी। उसके बाद हम अभी आगे की रणनीति को कैसे आगे बढ़ना है, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। सबसे हमने उनसे कहा कि अब आरडीजी का मुद्दा किसी 17 प्रदेशों से संबंधित नहीं है। अब केरला की तुलना आप हिमाचल से करोगे तो गलत बात है। आरडीजी उन राज्यों के लिए थी जो राज्य का व्यय और आय के बीच अंतर है। जो राज्य के आय और व्यय के बीच ज़्यादा अंतर नहीं, उनके लिए नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 175(2) के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। और इस दृष्टिकोण से आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार उसको अपने अनुसार उसको दे सकती है। नहीं तो क्या होता था, या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। नोटेड का मतलब है कि उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, पर राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल उसको दे सकते हैं। तो प्रदेश में पिछले इतने सालों से इतना 40 सालों से इतना घाटा प्रदेश में आता रहा,
और जयराम ठाकुर जी को जब आरडीजी मिली, सबसे ज़्यादा आरडीजी किसी प्रदेश में किसी समय में मिली तो जयराम ठाकुर जी को मिली। वो कोई इसलिए नहीं मिली थी कि जयराम ठाकुर जी ने अपना केस अच्छा प्ले किया, वो इसलिए मिले थी कि जो हमारा आए थी और 1,000 करोड़ रुपया उनको आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ उनको जीएसटी मिला। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने उस समय लोन कितना था? 48,000 करोड़ रुपया। उस 48,000 करोड़ को स्टेबल करने के लिए कि और ज़्यादा ये लोन ना लें, उसके बाद उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया ऑनलाइन लोन ले लिया। और 48,000 करोड़ में से अगर वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो राज्यों को मिला था उसका अगर वो 20,000 करोड़ भी दे देते तो आज उनका लोन 28,000 करोड़ होता और सरकार जो राज्य है वो डेट ट्रैप में नहीं फंसते। तो ये तो मैंने पहले दिन से कहा है, हमने तो इस प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाया, आर्थिक कंगाली से आज आगे ले जाकर सभी लोगों को उनके जो भी अधिकार बनते थे उस चीज़ को दिया। अब आपने कल्पना कीजिए, जिनको 70,000 करोड़ मिल रहा है और जिनको 17,000 करोड़ रुपया मिल रहा है, आंकलन कीजिए ना, आंकलन कीजिए। वो प्रदेश की सरकार को बेहतर चला रहा है। 70 साल से ऊपर सभी कर्मचारियों का हमने एरियर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी कर्मचारियों का एरियर 10,000 करोड़ का हम पर छोड़कर चले गए। 76,680 करोड़ रुपए का लोन हम पर छोड़ के चले गए। तो जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया और जो आरडीजी मिली उसका भी दुरुपयोग किया। अगर उसका दुरुपयोग लोन को वापस करने में मिलता तो प्रदेश के हालात में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। जब हिमाचल सदन में रेड हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बिना वारंट के मैं वहाँ ठहरा हुआ था और हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के वहाँ आते हैं और उसका आज मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि सीएम के ऑफिस से बुकिंग होती है। हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर है, सीएम के ऑफिस से बुकिंग नहीं होगी तो कहाँ से होगी? वो कोई किसी पद पर थोड़ी है। तो मैं उनकी बुकिंग करता हूँ और उन्हीं की बुकिंग नहीं करता, आम जनता की बुकिंग करता हूँ। पत्रकार महोदय कोई बोलते हैं उनकी भी बुकिंग करता हूँ और कोई आदमी मेरे को फ़ोन भी कर दे तो मैं उनकी भी बोल देता हूँ कि भैया इनको कमरा दे देना, कमरे का वो किराया देते हैं। और हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल भवन है। अगर वो ठहरे हुए थे, अगर किसी ने इस प्रकार की रेड करनी थी तो उसकी पहले जानकारी आरसी को दी जानी चाहिए थी। आरसी को भी जानकारी नहीं दी गई, मुझे भी जानकारी नहीं दी गई। मुझे तो हमारे विधायक सुरेश कुमार जी वहाँ ठहरे थे, उनसे पता लगा। और जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करता है, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करता तो वो विरोध नहीं माना जाना चाहिए। अगर उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से बयान खोल के विरोध किया तो उसको विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन हमेशा करती रही। हम जब यूथ कांग्रेस में थे तब भी प्रदर्शन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जम्मू और कश्मीर से सेब विषयों की गई प्रेस वार्ता को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हिमाचल के सेब बागवानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नई व्यापार व्यवस्था से हिमाचल के सेब उत्पादकों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि देश में सेब का कुल उत्पादन लगभग 21 लाख टन है, जबकि मांग 26 लाख टन है। ऐसे में 5 लाख टन का अंतर पहले भी आयात से पूरा होता रहा है। उन्होंने कहा कि पहले आयातित सेब का न्यूनतम मूल्य लगभग ₹50 प्रति किलो था, जिस पर शुल्क लगाकर कीमत करीब ₹75 पहुंचती थी। नई व्यवस्था के बाद आयातित सेब ₹120 से अधिक लागत पर बाजार में पहुंचेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयातित सेब महंगा हो रहा है तो इससे हिमाचल के बागवानों को नुकसान कैसे होगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई, जबकि मुख्यमंत्री राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में बागवानों के हितों के प्रति गंभीर है तो उन्हें दिल्ली जाकर संबंधित केंद्रीय मंत्री से चर्चा करनी चाहिए थी, न कि प्रदेश का धन खर्च कर दूसरे राज्यों से प्रेस वार्ता करनी चाहिए थी। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रदेश पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री की यात्राएं जनता के धन का दुरुपयोग है। नमस्कार, आज हमने प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की एक प्रेस वार्ता जम्मू कश्मीर से देखी, जिसमें
जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक जी भी उनके साथ हैं और वहां से वो सेब के विषय पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आदरणीय सुक्खू जी बार बार देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल के सेब बागवानों के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर से आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि इस देश में जो टोटल प्रोडक्शन है वो 21 लाख टन की है और डिमांड 26 लाख टन की है। इस ट्रीटी से पहले भी अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ईरान से सेब आता था और वो जो 5 लाख टन का गैप था वो उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट से मीट आउट होता था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पहले जो मिनिमम परचेज थी वो 50 रुपए पर केजी थी और उस पर 50% टैरिफ लगा करके 75 रुपए की हो रही थी। लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा, इस नई ट्रीटी के बाद जो सेब की मिनिमम परचेज है वो 75 रुपए 80 रुपए कर दी गई है और उसमें 20 रुपए टैक्स के साथ ये सेब लगभग 125-30 रुपए किलो टोटल दूसरे एक्सपेंडिचर के साथ इंडिया में लैंड करेगा। तो मुझे बताएं कि इसमें इस ट्रीटी के बाद हिमाचल के बागवानों का हित क्या पीयूष जी ने नहीं देखा, क्या मोदी जी ने नहीं देखा? निश्चित रूप से देखा है। लेकिन आप राजनीति करने के लिए और सैर सपाटे के लिए कश्मीर चले गए। अच्छा होता कि आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ दिल्ली पीयूष जी को मिलते और अपनी इस क्लैरिफिकेशन को और बेहतर करते। लेकिन आपको बड़ी हैरानी की बात है कि पहले ही देश क्राइसिस में है प्रदेश और आप जहाज और तेल फूंक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। इसमें प्रदेश का कौन सा हित आप साध रहे हैं? और ये बात आप कश्मीर से जो बात बोल रहे थे, अच्छा होता आप दिल्ली जाते अपनी कैबिनेट के साथ और पीयूष जी से क्लैरिफिकेशन लेते। जो सेब का इनपुट हमारा परचेज पहले अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ 75 से 80 रुपए था, आज वो 120 रुपए हो गया। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि वो ट्रीटी ठीक थी, ये ट्रीटी ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो गैप 5 लाख टन का है वो इंपोर्ट से ही मीट आउट होगा। और अगर वो हिमाचल के हितों की बात आप करना चाहते हैं तो जो मैं फिर से पहले से बोलता रहा हूं कि यहाँ जो पर हेक्टेयर रिटर्न हमारा जो सेब का होता है वो लगभग 10 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर होता है और उसको अब मॉडर्न फार्मिंग से, जिसके लिए हमारा हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी का ग्रोअर ने फार्मिंग करना सीखा ताकि वो 40 टन पर हेक्टेयर हो, उससे हमारा ROI फार्मर का ठीक होगा। अच्छा होता आपका फोकस उस पर होता। दूसरी बात आपने बादाम और अखरोट की आप भूल गए हैं कि माननीय मोदी जी ने इस बजट में बादाम और अखरोट को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज लाया जिसमें हिमाचल को उसका लाभ होगा। अभी तक सारा बादाम और अखरोट आज से पहले भी अमेरिका से ही इंपोर्ट होता रहा है। वो उस इंपोर्ट को कम करने का तरीका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है आदरणीय सुक्खू जी। उसका तरीका ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रमोशन के लिए पॉलिसीज बजट में बादाम और अखरोट को लेके आई है उसको आप इम्प्लीमेंट करें और स्टेट का उसमें जो शेयर है वो दें जो आप नहीं देना चाहते। और बिना मतलब की फ्रस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर जाके प्रेस वार्ता कर रहे हैं जिसमें आपने प्रदेश का पैसा भी खर्च किया। और यहाँ के गरीबों की हालत ये है कि मैं जानना चाहता हूँ आपसे, स्पष्ट करें आपका हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, अभी तक जो MIS का पैसा है जो किसानों ने सेब HPMC को दिया है उसका भुगतान तो आप नहीं कर पाए, अभी तक नहीं किया। वो कब तक करने वाले हैं मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा होता कि आप कश्मीर से वो वार्ता में ये भी अनाउंसमेंट करते कि हम किसानों का MIS का पैसा कब देंगे। मैं हिमाचल की जनता के साथ जो आप राजनीति कर रहे हैं उससे आप बाज आएं और इस तरह के वक्तव्य दूर स्टेटों में जाकर के आप ठीक नहीं कर रहे हैं। छोटा शिमला स्थित एक मंदिर में हुई दान पेटी चोरी के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही समय में आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की। मंदिर के पुजारी ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि 23 फरवरी 2026 को प्रातः लगभग 5:30 बजे वह रोजाना की तरह मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर के अंदर रखी दान पेटी को बाहर मुख्य द्वार के पास रख दिया और पूजा अर्चना में
व्यस्त हो गए। करीब 6:30 बजे जब वह बाहर आए तो दान पेटी वहां से गायब पाई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना पूर्व शिमला की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के संभावित मार्गों, संदिग्ध व्यक्तियों और उपलब्ध सुरागों के आधार पर तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी जयप्रकाश निवासी गांव फागू, डाकघर कांडो, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच के दौरान चोरी हुई दान पेटी को कसुमटी वन क्षेत्र के समीप से बरामद किया गया है। इसके अलावा आरोपी के कब्जे से नगद राशि भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पहले भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहा है या नहीं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और मामले की जांच भी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने सुनसान समय का लाभ उठाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि दान पेटियों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए प्राप्त निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंदिर परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, दान पेटियों को सुरक्षित स्थान पर रखने और नियमित निगरानी बनाए रखने की सलाह भी दी गई है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह भी किया गया ताकि ऐसी घटनाओं पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके।